हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टेस्ट मित्र। आज हम 1000 जीके क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 5 आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों सारनाथ, बोध गया, पावापुरी या सांची। सही जवाब है दोस्तों सारनाथ, वाराणसी में। धमेक स्तूप वाराणसी के पास सारनाथ में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य संरचना है। और दोस्तों इसमें याद रखिएगा, धमेक स्तूप का निर्माण में दो ऑप्शंस आएंगे आपको, एक 500 BCE, एक 249 BCE। तो अगर पूछें जो धमेक स्तूप का निर्माण है ना वो 500 BCE में किया गया था, रिप्लेस करने के लिए उस इमारत को जो 249 BCE में सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई थी। ये है धमेक स्तूप। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है दोस्तों पटना, मुंबई, लखनऊ या नई दिल्ली। सही जवाब है दोस्तों इसका लखनऊ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों सिख, हिंदू, बौद्ध या जैन। सही जवाब है दोस्तों इसका जैन धर्म से। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर का प्रबंधन सेठ श्री कल्याण जी आनंद जी पेड़ी सिरोही द्वारा किया जाता है और यह जैनियों के लिए तीर्थ स्थान है। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, ये जैनों के तीर्थ स्थानों में से एक है और ये पर्यटन स्थल है एक। और जैनों ने राजस्थान में अन्य स्थानों पर कई मंदिरों का निर्माण किया है, लेकिन दिलवाड़ा मंदिर को सबसे प्रभावशाली माना जाता है। ये है वो दिलवाड़ा का मंदिर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। खिलजी वंश ने दिल्ली पर किस वर्ष से लेकर किस वर्ष के बीच शासन किया? ऑप्शन है दोस्तों 1290 से 1320, 1206 से 1290, 1320 से 1414 या 1414 से 1451। सही जवाब है दोस्तों इसका 1290 से 1320 तक। खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था और खिलजी वंश ने 1290 में शुरू हुआ और 1320 में समाप्त हुआ। इसकी स्थापना जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना जलाल उद दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इनके जो प्रसिद्ध शासक थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे और अंतिम शासक थे वो कुतुब अल दीन मुबारक शाह थे। तो दोस्तों ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। चलो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों 235, 352, 325 या 253। सही जवाब है दोस्तों इसका 352। अनुच्छेद 352 के तहत पूरे भारत या उसके क्षेत्र में किसी एक हिस्से में बाहरी आक्रमण या युद्ध और आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर एक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। दोस्तों यानी अगर कोई युद्ध चल रहा हो या कुछ इमरजेंसी आ गई हो या कोई स्कैरसिटी पड़ गई हो या सूखा पड़ गया हो, तो इस वजह से भी, और मान लीजिए कोई एकदम दुर्घटना बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हो तो उस केस में भी, और जैसा भी मणिपुर का केस चल रहा है तो मणिपुर की स्थिति में भी आपातकाल तो लगना चाहिए या सरकार चाहे तो लगा सकती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन है दोस्तों पीवी सिंधु, स्मृति मंदाना, पीटी उषा या हरमनप्रीत कौर। सही जवाब दोस्तों इसका पीटी उषा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता है पीटी उषा जी। 1984 में ओलंपिक में 400 मीटर की रेस के फाइनल में 4th प्लेस पर रही थी। अगर वो साल जीत जाती तो पहली महिला पदक विजेता कहलाती। उषा, पीटी उषा 95 ईयर्स के इतिहास में आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का नेतृत्व करने वाली पहली ओलंपियन है
और पहली अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता भी बनेंगी। मतलब जिन्होंने इंटरनेशनल इवेंट में कोई सा मेडल जीता है वो वाली फीमेल भी बनेंगी पीटी उषा। ये है पीटी उषा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। धर्मशाला में थेक्चेन शॉयलिंग मैकडॉलगंज में गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है दोस्तों दलाई लामा, शिंजो आबे, नरेंद्र मोदी या रघुनंदन दास। सही जवाब है दोस्तों इसका दलाई लामा। ये जो पुरस्कार है वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदान किया। दलाई लामा तिब्बत आध्यात्मिक नेता हैं और ये उनको दिया जाने वाला 14th पुरस्कार है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, इनको दिया जाने वाला ये 14th पुरस्कार है। इसके पहले भी उनको 13 पुरस्कार अलग अलग जगहों पे मिल चुके हैं भारत में। ये है दलाई लामा जी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी तकनीकी दिग्गज ने बाढ़ के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए फ्लड हब नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वो कौन है? ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, भारतीय मेट्रोलॉजिकल विभाग, गूगल या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। सही जवाब है दोस्तों इसका गूगल। इसमें जानकारी है कि उसमें वो क्षेत्र और समय प्रदान करेगा जहां बाढ़ आ सकती है, ताकि अधिकारी लोगों को प्रभावी रूप से सहायता कर सकें। गूगल ने 18 देशों में, दोस्तों याद रखना, इतने देश भी पूछ सकते हैं कितने देशों में, तो 18 देशों में, जैसे लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिण और पूर्व एशिया में हो गया, में अपनी AI बाढ़ पूर्व अनुमान सेवाओं का विस्तार किया है। AI द्वारा समर्थित इन बाढ़ पूर्व अनुमान सेवाओं की पहली बार 2018 में भारत में पेश किया गया था। तो पहली बार पूछे कब पेश किया गया था, तो 2018 में इसको पेश किया गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानेसर गैरिसन में किस एजेंसी ने बहुराष्ट्रीय संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास, जिसको जेट के नाम से भी जाना जाता है, मानेसर एंटी टेरर 2022 का आयोजन किया है? ऑप्शन है दोस्तों सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या भारतीय सेना। सही जवाब दोस्तों इसका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG ने मानेसर गैरिसन में बहुराष्ट्रीय संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास जेट मानेसर एंटी टेरर 2022 का आयोजन किया। दोस्तों ये याद रखना, मानेसर एंटी टेरर 2022 का आयोजन किया, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचनाएं के ढांचे के तहत आयोजित किया गया, और यह अभ्यास का दूसरा चरण है, क्योंकि स्टेज 1 से 27 जुलाई से 1 अगस्त तक SCO सदस्य देशों यानी SCO, दोस्तों याद रखना SCO जो है वो उसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई में है ना। सदस्य देशों के राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी बलों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों अगर कोई पूछे कहाँ या किसने, तो SCO देशों के द्वारा राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी बलों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। दोस्तों ये पुस्तक इम्पोर्टेंट है, आप इसका याद रखिएगा। ये पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? ऑप्शन दोस्तों स्मृति ईरानी, अमित शाह, डॉक्टर S जयशंकर या निर्मला सीतारमन। सही जवाब है दोस्तों इसका डॉक्टर S जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कीवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड 2022 में भाग लिया, जहां उन्होंने ऑकलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक लॉन्च की। दोस्तों इस पुस्तक का नाम आप याद रखना, मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, क्योंकि सर आप याद रखिए चीज़ों को कि जो बुक्स हैं, ऑथर हैं, सिंगर्स हैं, आर्ट हो गया, कल्चर हो गया, इनसे सवाल हर बार हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप इनको तो छोड़ना ही नहीं है। अपने 2 से 3 नंबर है, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, 3 से 4 से 6 नंबर है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है और कहीं 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे SSC में आ गया 3 नंबर का क्वेश्चन कर दिया आजकल वहाँ पे,
तो वहाँ पे आपके ये 3 से 4 क्वेश्चन 12 से 15 नंबर भी आपको ला के दे सकते हैं दोस्तों। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल याद रखिए, उनको एकदम याद करके ध्यान से एकदम पढ़ना है कि यार इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मोदी इधर 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लॉन्च की थी। इस कार्यक्रम में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डेने भी शामिल हुई। इस कार्यक्रम ने न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के सदस्यों को अपनी असाधारण उपलब्धियां और योगदान के लिए सम्मानित किया। पुस्तक मूल रूप से 11 मई 2022 को लॉन्च की गई थी दोस्तों। ये है एस जयशंकर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 121 या अनुच्छेद 137। सही जवाब है दोस्तों इसका अनुच्छेद 144। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 144 कहता है कि नागरिक और न्यायिक अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करने के लिए कहता है वो। और इसमें कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस आयोग की नियुक्ति की गई? ऑप्शन है दोस्तों सरकारी आयोग, मंडल आयोग, नानावटी आयोग या कोठारी आयोग। सही जवाब है दोस्तों इसका सरकारी आयोग। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए 1983 में, ये याद रखना आप लोग, 1983 में केंद्र सरकार द्वारा सरकारी आयोग की नियुक्ति की गई थी। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित सभी पहलुओं की जांच के लिए सरकार द्वारा 1964 में कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो दोस्तों मैं आपको इसमें सबका बता देता हूँ कि कौन सी के लिए किसकी की गई थी। तो 1983 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र और राज्य के मुद्दों के लिए सरकारी आयोग, शिक्षा के क्षेत्र के लिए 1964 में कोठारी आयोग, मंडल आयोग ने यह व्यवस्था 1979 में जनता पार्टी की सरकार में शासन के दौरान आई थी, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। और इसका जो मुख्य था मंडल आयोग, बहुत फेमस हुआ, इसके बारे में बहुत बातें हुई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। और कहा जाता है कि ये मंडल आयोग की जो मीटिंग थी इसमें जो था, इसने बीजेपी की एकदम से नींव रख दी कई राज्यों में। मंडल आयोग किस चीज़ के लिए हुआ था दोस्तों? तो मैं कहूँगा कि आरक्षण की व्यवस्था की सिफारिश के लिए, जिसमें उन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का सुझाव दिया था, ओबीसी के लिए आप कह सकते हैं इसको। और नानावटी आयोग न्यायमूर्ति जीटी जी की अध्यक्षता वाला एक सदस्य आयोग था। मई 2000 में आया था। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश नानावटी को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान निर्दोष सिखों की हत्या की जांच के लिए नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो नानावटी आयोग को निर्दोष सिखों की हत्या के लिए जांच के लिए नियुक्त किया गया था। तो एक बार हम चारों को वापस रिवाइज कर देते हैं। केंद्र राज्य के संबंध के लिए सरकारी आयोग, कोठारी आयोग किस लिए आया? शिक्षा के क्षेत्र में। 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे, क्या आया? मंडल आयोग। मंडल आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मंडल आयोग से पहले भी कई बार सवाल आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। किसके लिए आया था? ओबीसी के आरक्षण के लिए आया था। नानावटी आयोग 1984 के सिख दंगों के लिए, जो निर्दोष सिखों की हत्या हुई उसके लिए आया था दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दो वास्तुकार हैं जिन्हें किस शहर को डिज़ाइन करने का श्रेय दिया जाता है? इन दो लोगों ने मिलकर एक शहर को डिज़ाइन किया था। हमें बताना है कि वो शहर कौन सा था। ऑप्शन है दोस्तों रायपुर, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज बोलते हैं आप, चंडीगढ़ या नई दिल्ली। सही जवाब है दोस्तों इसका नई दिल्ली। नई दिल्ली का निर्माण मौजूदा शहर के दक्षिण में रायसीना हिल पर 10 वर्ग मील के शहर के रूप में किया गया था।
नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिज़ाइन करने के लिए जो श्रेय जाता है वो इन दो वास्तुकार को जाता है, जिनका नाम है एडवर्ड लुटियंस और हार्बर्ट बेकर। ये हैं वो दोनों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। चालू वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल 23 के पहले 6 महीनों में यानी अप्रैल से सितंबर 2022 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रह में कौन सा राज्य सबसे बड़ा राज्य बनकर उभरा है? ऑप्शन है दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका या तमिलनाडु। सही जवाब है दोस्तों इसका महाराष्ट्र। अप्रैल से सितंबर 2024 सॉरी माफ़ करना दोस्तों, अप्रैल से सितंबर 2022 का जो समय है ये पिछले 6 महीनों में 1,15,211 करोड़ रुपए के साथ महाराष्ट्र राजस्व में स्वयं के राजस्व कर जिसको बोलते हैं में सबसे बड़ा राज्य उभर कर आया। महाराष्ट्र के बाद यूपी, उसके बाद तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वीं शताब्दी में मोरक्कन यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? ऑप्शन है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। सही जवाब दोस्तों इसका मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को के थे, अफ्रीका से आए थे और 14th सेंचुरी में भारत आए थे। ये 3 चीज़ आपको एकदम याद रखनी है। इब्न बतूता मोरक्को से थे, अफ्रीका से थे और 14th सेंचुरी में भारत आए थे। इनके समय जो शासनकाल चल रहा था वो था मोहम्मद बिन तुगलक का, है ना। तो थोड़ा और हम इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं कि ये एक यात्री और खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और जिनके खाते में लगभग 30 वर्ष की अवधि में इनकी यात्रा और भ्रमण का दस्तावेजीकरण किया गया है। 1334 में दिल्ली शहर में पहुंचकर उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन एक न्यायाधीश के रूप में रोजगार प्राप्त किया था। ये है इब्न बतूता। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हिम तेंदुए का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है दोस्तों इसका लद्दाख। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के लद्दाख में एक उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व स्तर पर अपने हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में किसी भी संरक्षित क्षेत्र में इनका जो घनत्व है वो सबसे अधिक है दोस्तों। ये है हिम तेंदुए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। जादू घोड़ा किस लिए जाना जाता है? चंदन के जंगलों के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए, यूरेनियम के भंडार के लिए या हथकरघा उद्योग के लिए? सही जवाब दोस्तों इसका यूरेनियम डिपॉजिट यानी यूरेनियम के भंडार के लिए जाना जाता है। जादूगोड़ा खदान भारतीय राज्य झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले के जादूगोड़ा गांव में एक यूरेनियम खदान है। इसका संचालन 1967 में शुरू हुआ था और ये भारत की पहली यूरेनियम खदान थी दोस्तों। ये याद रखना, पहली यूरेनियम खदान कौन सी थी? तो जादूगोड़ा खदान जो थी पहली यूरेनियम खदान थी। इस खदान में भंडार की खोज 1951 में की गई थी। ये है वो खदान। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। पोनुंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि जो आर्ट कल्चर है, बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, इन सबको हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये सवाल आते ही आते हैं। ऑप्शन है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या मणिपुर। सही जवाब है दोस्तों इसका अरुणाचल प्रदेश। पोनु लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह आदि जनजाति से संबंधित है। ये जनजाति अपने कई पारंपरिक लोक नृत्यों के लिए जानी जाती है। ये उसकी कुछ झलकें। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व ओजोन दिवस हर साल सितंबर में मनाया जाता है, लेकिन सितंबर की कौन सी तारीख को ये मनाया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों
8 सितंबर, 6 सितंबर, 12 सितंबर या 16 सितंबर। सही जवाब है दोस्तों इसका 16 सितंबर। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ध्यान रखना दोस्तों, पहली बार 16 सितंबर को 1994 में ये दिवस मनाया गया। और 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संकल्प 49/114 पर हस्ताक्षर करने की तारीख को याद दिलाता है। 1987 में प्रस्ताव पारित किया गया था और 1994 में पहली बार ये दिवस मनाया गया 16 सितंबर को। 1987 का प्रस्ताव भी 16 सितंबर को ही पारित हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? ऑप्शन है दोस्तों 2014, 2006, 2010 या 2018। सही जवाब दोस्तों इसका 2010। भारत ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। यह पहली बार था जब भारत ने इन खेलों की मेजबानी की थी और केवल दूसरी बार यह आयोजन एशिया में आयोजित किया गया था। 1998 में कोलालंपुर में पहली बार इसका आयोजन हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्य की परिषद का गठन किया गया था? ऑप्शन है दोस्तों 1954, 1952, 1950 या 1949। सही जवाब है दोस्तों इसका 1952। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा का गठन पहली बार 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसमें 216 सदस्य थे, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाना था और शेष 204 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। बढ़ते हैं दोस्तों। अलकनंदा नदी और भागीरथी खला ग्लेशियर से निकलती है, यानी अलकनंदा नदी कौन से और भागीरथी खला ग्लेशियर से निकलती है? ऑप्शन है दोस्तों जम्मू, सतोपंथ, गंगोत्री या पिंडारी। सही जवाब है दोस्तों इसका सतोपंथ। उत्तराखंड में बहने वाली अलकनंदा नदी पवित्र नदी गंगा की 2 प्रमुख धाराओं में से एक है। अलकनंदा नदी का स्रोत सतोपंथ ग्लेशियर से और भागीरथी खला ग्लेशियर का संगम है। अलकनंदा नदी की लंबाई 190 किलोमीटर है और बेसिन लगभग 10,882 वर्ग किलोमीटर का है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट था? दोस्तों पहला पैरा एथलीट। ऑप्शन है दोस्तों वरुण सिंह भाटी, मरियप्पन थंगावेलु, देवेंद्र झझारिया या नरेश कुमार शर्मा। सही जवाब दोस्तों इसका देवेंद्र झझारिया। देवेंद्र झझारिया राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलेटिक थे। देवेंद्र झाझरिया एक पैरा एथलेटिक और भाला फेंक खिलाड़ी थे। कौन से खिलाड़ी दोस्तों? तो भाला फेंक खिलाड़ी थे। इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे और ये 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले। उन्हें 2004 और 2016 में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। ये है देवेंद्र झाझरिया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया? ऑप्शन है दोस्तों 1765, 1751, 1782 या 1773। सही जवाब है दोस्तों इसका 1765। मुगल सम्राट ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों ये याद रखना दोस्तों, 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों। तो इस संधि का नाम याद रखेगा इलाहाबाद की संधि। समझौते की शर्तों के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। पेपारिया वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से
किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों मेघालय, तमिलनाडु, केरल या पंजाब। सही जवाब है दोस्तों इसका केरल। पेपारा पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य का नाम पेपारा बांध के नाम पर रखा गया है, जिसे 1983 में तिरुवनंतपुरम शहर में उपनगरीय क्षेत्रों में पानी पीने की आपूर्ति बढ़ाने के लिए चालू किया गया था। तो दोस्तों ये है वो बांध की तस्वीर। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। और हम जल्द ही आपके लिए पार्ट 6 लेके आएंगे। और आप ये चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप खुद भी पढ़ें, दोस्तों को भी पढ़ाएं, ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही वीडियो आप देखते हैं तो एक दूसरे से पूछते भी हैं, वो सवाल तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।